योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बड़े अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। 65 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 दिन के अंदर चल और अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्वच्छता और ईमानदारी का संकल्प पत्र पढ़वाया। बैठक में अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र की कॉपी भी दी गई और उसे लागू करने का रोड मैप बनाने को कहा गया। संपत्ति का ब्यौरा जिस प्रकार से सभी मंत्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक से पहले मुख्य सचिव राहुल भटनागर, डीजीपी जावेद अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह देवाशीष पांडा ने सीएम से अलग से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के डीजीपी जावेद अहमद को कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कल रात इलाहाबाद में हुई बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या पर भी जानकारी मांगी। इलाहाबाद की जो घटना है उसमें जो नामजदगी हुई है उस पर जांच होगी और अग्रिम कार्रवाई इस जांच के आधार पर। सीएम आदित्यनाथ ने डीजीपी जावेद अहमद से कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने डीजीपी से राज्य के सभी डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संपर्क करने को भी कहा। इस बीच इलाहाबाद में नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया है। पोल्यूशन बोर्ड ने इनके बंदी के आदेश जारी किए थे, जिसके क्रम में इन दोनों शटर हाउस को हमने बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम के आधिकारिक आवास में आज पूजा पाठ की गई। योगी आदित्यनाथ ने खुद कलश स्थापित किया। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग के बंगले पर पूजा और हवन कराने के लिए गोरखपुर और इलाहाबाद से 7 पुजारी बुलाए गए थे। मुख्यमंत्री की नेम प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया। बंगले के गेट पर ओम और शुभ लाभ भी लिखा गया। हम लोगों ने श्री गणेश जी का पूजा किया और वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो वास्तु की शुद्धि होती है उसका पूजा हम लोगों ने किया। मुख्यमंत्री आवास में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोफे से चमड़े का कवर हटा दिया गया है। आवास के अंदर गौशाला बनाई जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ यहाँ कब से रहेंगे ये अभी तय नहीं है। शुभ मुहूर्त का इंतजार है। यूपी में हार के बाद बीएसपी ईवीएम की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मायावती का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए यूपी में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जनता इनके पर बिल्कुल फेद नहीं कर रही है और इनके इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाने वाले, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। मायावती ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। चुनाव आयोग चाहता है कि 2 साल की सजा पाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि जिन नेताओं को दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा दी गई है, उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगे। साथ ही उनके सियासी पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर भी बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर चुनाव आयोग से उसका पक्ष मांगा था। पाकिस्तान में लापता हुए दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 खादिमों ने भारत लौटकर बड़ी राहत की बात बताई। आसिफ अली निजामी और नाजिम अली निजामी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में किडनैप कर लिया गया था। दोनों खादिम आज सुबह भारत लौटे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें कराची में आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान जगह पर ले जाया गया था। वहाँ एयरपोर्ट पे हमारे भांजे और भी सब अजीज वगैरह आए हुए थे, तेलुगु कर दिया था, तो हमें दूसरे रास्ते से लेकर निकालते और फिर ऐसी जगह थी, कपड़ा डाल दिया मेरे ऊपर, सर के ऊपर, वहाँ फिर एक कमरे में ले गए। वहाँ पर काफ़ी दूर थी जगह कराची से। आसिफ निजामी ने यह भी बताया कि उन्हें दिल्ली में दरगाह के बारे में भी पूछा गया। कहने के बाद दरगाह में पाकिस्तानी बहुत आते हैं, उन्हें आप ठहराते होंगे, क्या हमें क्या जो दरगाह में खातमान है वो सभी मिलते जुलते हैं, वो वहाँ का इंतजाम करता मैं नाजिम अली निजामी साहब करते हैं सारा इंतजाम जो है वहाँ दरगाह शिप का। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों खादिमों पर पाकिस्तान में देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी माने जाते हैं, जो उग्रवादी माने जाते हैं, उनकी बातों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे पास इंडिपेंडेंट जानकारी है, उसके अनुसार ये लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित इंसान की तरह अधिकार देने का आदेश दिया है। डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे अथॉरिटी जो है और चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल
उनको अधिकृत किया है कि गंगा के मामले में गंगा की तरफ से ओर से राइट टू सू और बी सूट ये दिया गया है। धरती के कण कण में भगवान का वास है, इसलिए हाईकोर्ट ने जो बात कही है कोई नई बात नहीं कही है, तो हमारे देश की मान्यता है। हाईकोर्ट ने केंद्र से जल्द गंगा प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश भी दिया है। साथ ही गंगा नदी से निकलने वाली नहरों की संपत्तियों का बंटवारा 8 हफ्ते में करने के आदेश दिए हैं। हम तो गंगा को हमेशा से ही माँ कहते हैं, तो माँ लिविंग पर्सन ही होती है। हाईकोर्ट ने उसी की पुष्टि कर दी है। और जो कहा आपने कि वो बोर्ड बनाने की बात, तो उसका उत्तर सरकार देगी, हमारा डिपार्टमेंट देगा। जब उत्तर प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जानकारी मिल जाएगी। गंगा यमुना को जीवित इंसान का दर्जा देने का ये आदेश हरिद्वार के मोहम्मद सलीम की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में नदियों पर अवैध अतिक्रमण को चुनौती दी गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड में भी एक नदी को लीगल पर्सन की मान्यता दी गई है। तो एक्वाडोर पहला देश है जहां संविधान में राइट्स ऑफ नेचर को मान्यता है। चीन ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि दलाई लामा को इंटरनेशनल बौद्ध समिट में न्योता देने से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हु चनियंग ने कहा कि हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो दलाई लामा के चीन विरोधी अलगाववाद को समझें, तिब्बत को लेकर हमारी चिंताओं को समझें और ऐसी चीजों से बचें जिससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो। दलाई लामा ने 17 मार्च को बिहार के राजगीर में इंटरनेशनल बौद्ध समिट का उद्घाटन किया था। चीन ने दलाई लामा को अरुणाचल दौरे की इजाजत देने पर भी ऐतराज जताया था। मणिपुर में आज बीजेपी की एन बीरेन सिंह सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। विश्वास मत के दौरान अकेले टीएमसी विधायक टी रोबिंद्रो सिंह ने भी सरकार के पक्ष में वोट दिया। टी रोबिंद्रो सिंह का दावा है कि इसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति है। हालांकि तृणमूल नेता मुकुल रॉय का कहना है कि टी रोबिंद्रो सिंह ने अनुशासन तोड़ा है, लेकिन पार्टी उन पर अनुशासन की कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टी ऐसी स्थिति नहीं बनाना चाहती जिसमें उनकी जान का खतरा हो। आज ही मणिपुर में बीजेपी नेता वाई खेमचंद सिंह भी कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद दास खोंतोसम को ध्वनि मत से हराकर विधानसभा के स्पीकर बने हैं। उधर गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। पर्रिकर ने खुद गृह, वित्त और शिक्षा मंत्रालयों को अपने पास रखा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। ईडी ने आज मोइन के कई ठिकानों पर छापे मारे। एक ठिकाने से 3 करोड़ की विदेशी करेंसी भी जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई पहले ही मोइन और एपी सिंह को आरोपी बना चुकी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग की जांच तेज करते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके स्टिंग ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और सीएफएसएल की रिपोर्ट कब्जे में ले ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 72 घंटे दिए थे। एनआईए ने जाकिर नायक को समन किया है और 30 मार्च तक पेश होने को कहा है। जाकिर को आतंक विरोधी कानून के तहत समन भेजा गया। इसके साथ ही ईडी ने भी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाकिर नायक की 18 करोड़ 37 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। एनआईए ने जाकिर नायक को इससे पहले 14 मार्च को पेश होने को कहा था। आरोप है कि पिछले साल ढाका के कैफे में जिन आतंकियों ने हमला किया वो जाकिर नायक से प्रभावित थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए जाकिर नायक इस वक्त दुबई में रह रहा है।